महज 4 दिन में, महज मैं इसलिए कह रहा हूं कि जल्दी हो गई जंगबंदी, इसकी उम्मीद लोगों को कम थी और दोनों तरफ एक तरह से राहत की सांस ली जा रही है। बहुत से शहरों में जहां जिंदगी जरा दरहम बरहम हो गई थी, बॉर्डर के नजदीक वाले इलाकों में, वहां आज फिर से जिंदगी नॉर्मल चलने की इत्तलात आ रही है। कहीं कहीं अभी डर खौफ की कहीं कहीं बातें हो रही हैं। क्या कुछ हुआ? डोनाल्ड ट्रंप ने ये ऐलान पहले किया और नई दिल्ली में ये ऐलान बाद में हुआ। ये आखिर क्या कुछ हुआ? क्योंकि सईद नकवी साहब इंटरनेशनल जो मामलात हैं उसको बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। वो कुछ बताएंगे कि क्या इम्कान है, क्या कुछ हुआ होगा। उसके अलावा आज ईरान और अमेरिका के दरमियान चौथे राउंड की बात मस्कत ओमान में हो रही है। और उसके अलावा एक खबर ये आई है कि ट्रंप जब सऊदी अरब आएंगे, मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करेंगे। उस मुलाकात के वक्त फिलिस्तीनी अथॉरिटी के प्रेसिडेंट महमूद अब्बास और सीरिया के जो प्रेसिडेंट बनाए गए हैं अहमद अल शरा, जो अब से पहले $1 करोड़ के इनामी टेररिस्ट थे, खुद अमेरिका की सरकार के, वो होंगे। और उसके अलावा प्रेसिडेंट लेबनान के प्रेसिडेंट भी वहां पर मौजूद होंगे। तो क्या कुछ होने वाला है, क्या हालात हैं, इन सबको हम समझने की कोशिश करेंगे। सईद नकवी साहब, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आप वक्त दे देते हैं, उसके लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच में ये ऑपरेशन संदूर और उसके बाद जो कुछ हुआ, जिस जिस तरह से सीज फायर का ऐलान हुआ, उसके बारे में आप कुछ बताइए कि ये क्या कुछ है। और हम ये भी समझना चाहेंगे कि इस टकराव या जंग या जो भी आप कहें इसको, उसका नतीजा क्या हुआ, किसको क्या मिला, किसको क्या नुकसान हुआ, ये हम समझने की कोशिश करेंगे। जी नकवी साहब। सबसे पहले तो मैं आपको भी मुबारकबाद दूं और सब आपके सामीन को मुबारकबाद दूं कि जंग कोई अच्छी चीज नहीं होती जब ये शुरू होती है। और इसका खत्म हो जाना इतनी जल्दी, ऐसी ये एक ऐसी खबर है कि जिसके हम सब मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। हमारे लीडरान यहाँ के भी हों, पाकिस्तान के भी हों, इन सब ने बहुत ही ये सबसे देखिए, जंग में चले जाना इतनी हिम्मत का काम नहीं होता जितना कि घोड़े को खींच के और उसको उसकी लगाम खींच के उसको रोक देना। ये बड़े इसलिए कि पब्लिक ओपिनियन इतनी ज्यादा इश्तेआल में आ जाती है उस वक्त तक कि फिर लोग पब्लिक ओपिनियन के शिकार हो जाते हैं। और लिहाजा बहुत ही खुशी की बात है कि ये जंग, जिसको कि वैसे ही होना नहीं चाहिए था लेकिन हुई। अब ये होना क्यों हुई, जाहिर है कि वजह जो बताई जाती है वो यही है कि भाई 27-26 लोगों के साथ जिस तरीके से उनको मारा गया पहलगाम में 22 अप्रैल को, वो तो बिल्कुल ही नाकाबिले बर्दाश्त। कोई भी ऐसा ना होगा इस बर्रे सगीर में जिसके की आंखों में आंसू आ जाएं, जो कि जिसकी दिल में हमदर्दी ना पैदा हो। और मेरे ख्याल में इन लोगों ने बहुत ही इमेजिनेटिवली ये ऑपरेशन सिंदूर, क्योंकि वो औरतें जो थी वो बेवा हो गई थी और मर्दों को मारा गया, तो ये बड़ा इमेजिनेटिव इन्होंने ये अपना नाम रखा इस ऑपरेशन का। और लेकिन ये भी कहना पड़ेगा कि जिस दिन इन दोनों मुल्कों में से किसी जिसने भी न्यूक्लियर अपने आप को कर लिया, उस दिन हमने अपनी कन्वेंशनल सुपीरियोरिटी को कॉम्प्रोमाइज कर लिया। क्योंकि वो एक भय ऐसा है जो कि फौरन एक इक्वालिटी, यानी एक थ्रेशोल्ड वो अपना खुद डिक्टेट कर देता है कि इसके आगे अब ना आप बढ़ेंगे और ना हम बढ़ेंगे, लिहाजा हमको आप दूसरे के हुदूद मालूम होते हैं। ये है न्यूक्लियर आर्म्ड नेबर्स का होना। अब रही बात इसमें
अब ये तो बहुत ही अहम बात है जिसका कि तस्करा नहीं हो रहा, और वो ये है कि शिमला अग्रीमेंट से अभी तक हमारी लाइन ये रही है कि भाई ये जितने मसले हैं ये बाइलैटरल हैं, इनको मल्टीलैटरल मसले न बनाओ। मुझे याद है जब मैं बहुत स्कूल में जाता था तो हमारे लखनऊ के अमीनुद्दौला पार्क में मीटिंग होती थी। मुझे अभी तक याद है जेपी कृपलानी, जो कि कांग्रेस के बहुत ही बड़े लीडर थे लेकिन जरा सा राइट विंग जवाहरलाल के बहुत खिलाफ थे, उनका मुझे बार बार ये कहना, हु आस्क्ड यू टू टेक द मैटर टू द यूएन, हु आस्क्ड यू टू टेक द मैटर टू द, कि यूएन के पास जब मामला चला गया तो वो इंटरनेशनलाइज हो गया। यूएन ने ये कह दिया कि आप एक प्लेबिसाइड करा लीजिए। ये जमाना वो था जबकि आप नॉन अलाइंड थे और सोवियत यूनियन के कैंप में ज्यादा थे। ये वो जमाना था जबकि हम पाकिस्तान बनाया ही गया था वेस्टर्न कैंप का एक हिस्सा, क्योंकि उस जमाने में उनको एक तो ये इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ ऑयल ईरान में और पर्शियन गल्फ में और ईरान इराक इस जगह आ गया था, लिहाजा पाकिस्तान की नवीयत दूसरी थी। बहरहाल हम उससे बचे हुए थे, गुरेज करते थे कि ये मुकदमा जनरल पब्लिक के सामने ना आए। अब हम आपस में जो भी मामला होगा उसका समाधान हम आपस में करेंगे। अब ये तो एक अजीब और गरीब लतीफा सा हो गया कि हम इंतजार कर रहे हैं मिस्री साहब जो हमारे फॉरेन सेक्रेटरी हैं, वो तकरीर कर रहे हैं, मुंह उनका झूला हुआ है। और मैं देख रहा हूं कि ये झूला हुआ मुंह क्यों है। या तो ये कि इनको ये बुरा लग रहा है कि ये सीज फायर का ऐलान कर रहे हैं, या इनको ये बुरा लग रहा है कि इनसे पहले सीज फायर का ऐलान कहीं और हो चुका और वो जनाब ट्रंप साहब ने कह दिया हमने दोनों के बीच से बातें कर ली, और तो यानी और पाकिस्तान में इसका चर्चा हो गई। उन्होंने कहा कि भाई अब ये बहुत ही मुबारकबाद के मुस्तहिक हो गए ये लीडरशिप कि इसने फिर मल्टीनेशनल बना दिया, मल्टीलैटरल फोरम में ले गया ये कश्मीर के मसले को। ये बात अभी प्लेग करेगी, क्योंकि अब उन्होंने ये कह दिया है कि गुफ्तगू होगी किसी एक न्यूट्रल जगह पे, यानी गुफ्तगू की बातचीत भी है, बात भी होगी। यहाँ हम लोग ये कह रहे हैं कि हम टेरर और टॉक्स डू नॉट गो टुगेदर, तो यानी अभी हमारी पोजीशन तीन चार इश्यूज हैं। अभी जो पानी बंद किया गया है इसका, वो उसको अभी तक उसके बारे में कुछ नहीं कहा गया है। क्या ये कैसी भाई, अगर बीच में वो आए हैं और उन्होंने हाथ डाल ही दिया है, या तो हम ये कहेंगे कि आप दूर भागिए, हमें आपका बिचौला रोल नहीं पसंद है, क्या कहेंगे। ये एक ऑकवर्ड, मतलब कहने की बात ये है कि एक ऑकवर्ड पेंच पड़ गया है ये, कि आप क्या उनसे कहेंगे कि आप हमारे दोस्त तो हैं लेकिन हम नहीं चाहते कि आप बीच में पड़िए, आप जाइए। आपने क्यों अनाउंस कर दिया कि सीज फायर होगा जबकि हमारी ये कॉन्फिडेंशियल बात थी आपके साथ। ये तो एक गोया गुंजाइश तू मैं की एक वॉशिंगटन से पैदा हो गई। नहीं तो लोग ये कहेंगे कि भाई ये तो आप भी मान गए, ये तो आपके कहने पे उन्होंने वो बीच में आए, आपके कहे बगैर तो नहीं आए थे। तो अब पार्लियामेंट में सवाल इसका उठेगा। ऑलरेडी चिदम्बरम साहब जो कि बहुत ही अलर्ट लीडर हैं, उन्होंने ऑलरेडी इस बात को पेश कर दिया है कि भाई ये क्या बात हुई कि ट्रंप साहब ने सीज फायर आपसे पहले अनाउंस कर दिया। ये एक बहुत अहम बात हुई है। लेकिन ये भी पता चल गया कि हम और पाकिस्तान दोनों
अभी जंग को टू द फिनिश करने के लिए तैयार नहीं है। अभी आ, ये सुपीरियॉरिटी इतनी इतनी सुपीरियॉरिटी देखिए तो अभी अमेरिका में भी नहीं है। इतनी सुपीरियॉरिटी तो अभी उस रीजन में, यहाँ की हवाई बनी हुई थी, इतनी हवा बनी थी इजराइल की कि एक रेजिस्टेंस मूवमेंट ने 7 अक्टूबर को एक एक अजीब कयामत ढा दी उनके ऊपर कि अभी तक उसमें वो उलझे हुए हैं, उसको वो खत्म नहीं कर पाए हैं। अभी उन्हीं के यहाँ जो हूती अंसारुल्लाह हैं, उन्होंने जनाब हमले कर दिए उनके मेन एयरपोर्ट के ऊपर, जो बंद हो गया। उसके बाद अब नकवी साहब उन दूसरे इश्यूज पर थोड़ा ठहर के आएंगे। अभी जो मैं और समझना चाह रहा हूं वो ये कि जिस तरह से अब से पहले मोदी जी पर एक दबाव था, जब मोदी जी वॉशिंगटन गए थे उस टाइम ट्रंप ने ये कह दिया था कि ब्रिक्स तो खत्म हो गया, ब्रिक्स के यानी हमारे डॉलर के खिलाफ कोई और खड़ा होगा तो हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। क्या क्या इसके इंटरनेशनल रेमिफिकेशंस और खुद भारत की जो फॉरेन पॉलिसी है ओवरऑल, जिसमें हम पिछले कुछ वर्षों में इंडिपेंडेंट फैसले देख रहे थे, आपने भी कई बार अप्रिशिएट किया है एस जयशंकर को कि वो बहुत समझदारी से फॉरेन पॉलिसी चला रहे हैं। अब आपको हमारी फॉरेन पॉलिसी इस जगह जहां हम पहुंचे हैं इस ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब कहां नजर आ रही है? एक फ्रेंच में एक एक्सप्रेशन है, कुल दे सैक, यानी आप टी जंक्शन पे जब जाके लड़ जाएं तो अब आपको चॉइस लेना पड़ती है कि आप या दाएं जाएं या बाएं जाएं, क्योंकि आगे का रास्ता बंद है। तो अब सिचुएशन ऐसी बनती चली जा रही है कि आपकी तरह आपके ऊपर प्रेशर है कि आप भाई चूज करिए। ये और ये जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी बड़ा अच्छा फ्रेज है, लेकिन इसके मानी क्या है कि इस वक्त आपने इस सिचुएशन में आपने ट्रंप साहब की सपोर्ट से पीस एस्टेब्लिश की है क्या? क्या ये माना जाए? तो यानी आप उस हद तक ब्रिक्स और ग्लोबल साउथ से दूर हो रहे हैं क्या? अगर ये नहीं है तो ये बीच में आए कैसे? कि बीच में आए कैसे अगर आपका चॉइस उस तरफ है कि हम ब्रिक्स का हिस्सा भी बने, ये कि इधर भी रहें उधर भी रहें। इधर वो लोग, ये हिंदुस्तान जिसको कहते हैं कि वी आर एट अ वेरी स्वीट स्पॉट, हर एक आपकी तरफ की नजर आपकी तरफ है कि वो रुखे रोशन के आगे शम्मा रखकर वो ये कहते हैं इधर आता है देखें या उधर परवाना जाता है। ये तो है, ये सिचुएशन है ऐसी। लेकिन उसी सिचुएशन में एक चॉइस भी आपके ऊपर है, वो ये कि अब आप ये तय करना पड़ेगा आपको कि ये तो या आप ग्लोबल के के साथ हैं, ग्लोबल साउथ के साथ, या फिर आ, आपका हाथ ट्रम्प के हाथ में है, वेस्ट के हाथ में है, वो आप अभी छोड़ना नहीं चाहते और छोड़ सकते नहीं। ये है। तो और रही बात, लेकिन उसमें एक चीज और है कि आपने ये भी कह दिया है कि टेररिज्म अगर हमारे खिलाफ हुई तो हम समझेंगे कि आपने जंग का ऐलान कर दिया। अब भाई उसमें तो इसमें कई पेच है भाई। जंग जरूरी नहीं है कि पाकिस्तानी स्टेट की तरफ से ही टेररिस्ट आते हैं, वो तो नहीं आते। वो एक ऑटोनमस प्लेयर्स हैं। वो अलग कश्मीर के अंदर भी हो सकते हैं, कश्मीर के बाहर भी हो सकते हैं, वो कहीं हो सकते हैं जो कि, लेकिन अगर उन्होंने किसी ने शरारत की हिंदुस्तान में जो कि ना पाकिस्तानी है और उसने एक कोई इश्तियाल अंगेज हरकत कर दी तो फिर क्या होगा? आप तो ये कहेंगे भाई
हमें तो वी हैव द राइट, हमने तो कह दिया था कि जो टेररिज्म होगी वो पाकिस्तान से होती है, लिहाजा अब हम जंग डिक्लेयर कर देंगे। तो ये बड़े अच्छा इसको नकवी साहब आप माफ कीजिएगा, आपने एक ऐसे मोड़ पर बात आपने पहुंचाई है कि जरूरी नहीं है कि टेररिस्ट पाकिस्तान की तरफ से आए, वो कहीं से भी आ सकते हैं। अब इस बीच में एक 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 नैरेटिव चला एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस के लीडर्स की तरफ से वेस्ट एशिया में, खास तौर पर यमन के हूथी अंसारुल्लाह के लीडर अब्दुल मलिक अल हूथी ने, जैसे ही ये शुरू हुआ ऑपरेशन सिंदूर, वहां से थर्सडे को एक बयान आता है। वो ये कहते हैं कि अमेरिका ने भारत को पाकिस्तान के खिलाफ उकसाने के लिए जंग शुरू कराई है, ये बात उन्होंने कही। तो क्या उस सोच की तरफ, यानी उसे जिसे अंग्रेजी में कहा जाता है कि क्या वो बाय करने के काबिल है, क्या उस पर यकीन किया जा सकता है, क्या वहां तक बात कुछ सोची जा सकती है? मुझे ऐसा नहीं लगता। हम्म। मुझे ऐसा नहीं लगता कि इन्होंने उकसाया है हिंदुस्तान को। हालांकि देखिए, ये डिसइंफॉर्मेशन का जमाना है, हमारे हाथ में तस्वीरें हैं, हम्म। उसमें ये कहा जा रहा है कि साहब ये फला अमेरिकन एजेंसी है, उसने सैटेलाइट तस्वीरें इस जगह की, पहलगाम में, अब से 2 महीने पहले लेना शुरू कर दी थी, वो तस्वीरें मौजूद है। अब इसके मानी क्या हुए? लेकिन उसका फिर अगली स्टोरी ये कह रही है कि ये तस्वीरें पाकिस्तान ने कैसे मुहैया कर ली। तो इसमें दो पहलू आ गए, और दोनों डिसइंफॉर्मेशन भी हो सकते हैं, एक जरिया इंफॉर्मेशन का भी हो सकता है। देखिए, जंग जब शुरू है, मैंने आपसे पहले भी कहा है कि मेरे मरहूम दोस्त फिलिप नाइटली की किताब है द फर्स्ट कैजुअल्टी। द फर्स्ट कैजुअल्टी इज द ट्रूथ। जब जंग शुरू जाती है तो सबसे पहली कैजुअल्टी, क्योंकि हम सब दम बखुद हो जाते हैं, हम लोग अपने अपने नेशंस के पीछे खड़े हो जाते हैं, और ये कि भाई उस वक्त इस ऐसी कोई बात ना करो जिससे कि हमारे फौजी के, हमारे फौज को, हमारे एयरफोर्स को, हमारे नेवी को कोई नुकसान पहुंचे। ये एक है मिजाज, ये बन गया है। और उसके उस पे उधर भी है, इधर भी है, ये उस तरफ भी है, इस तरफ भी है। नेशनलिज्म जो नॉर्मली नॉर्मल टाइम्स में इसके बारे में डिबेट हो सकती है कि ये सेंटिमेंट क्या अच्छा सेंटिमेंट है या बुरा है, लेकिन जब जंग छिड़ जाए तो ये बात करना जो है ये मुजिर है। लिहाजा अभी तो जंग अभी खत्म हुई है कि नहीं हुई, कल एक अजीब तमाशा हुआ था, उन्होंने अनाउंस कर दिया था कि खत्म हो गई, फिर 3 घंटे के बाद फिर मालूम हुआ कि कहीं गोले चलने लगे, और ये कि वो ड्रोन्स उड़ने लगे। अब ड्रोन्स उड़ने, फिर ये तय किया गया कि साहब ये लोकल कमांडर्स हैं, उन तक अभी खबर पूरी पहुंची नहीं है, लिहाजा वो एक्ट कर रहे हैं। फिर यहां से जवाब निकला कि भाई अगर लोकल कमांडर्स हैं तो वो तो बंदूकें तो दाग सकते हैं, लेकिन ये ड्रोन के लिए इजाजत कहीं और से आना पड़ेगी, तो ये ड्रोन्स कैसे उड़े, वगैरह वगैरह। ये सब चीजें अभी, ये मुकदमा, देखिए इस सब का मतलब क्या है, इस सब चीजों का ये एंड अभी हमें आपको इत्मीनान ये होना चाहिए कि अब आपके यहाँ ब्लैकआउट नहीं होगा, पंजाब में ब्लैकआउट नहीं होगा, इधर श्रीनगर में ब्लैकआउट नहीं होगा, लोग आराम की नींद सोएंगे, ये तो है। लेकिन इसका मकसद जो है, उधर आप जाइए। ये एक छोटी सी चीज जो है, जंग हमारे आपस के बीच में हुई, और उसको इन्होंने आके, बड़ी अजीब चीज है कि इतने दिनों से जंग हो रही है वहां वेस्ट एशिया में, उसमें लगे हुए हैं ये लोग, कोई खत्म नहीं कर पाया अभी तक। और उधर यूक्रेन की जंग में इन्होंने कसम खा ली ट्रम्प सामने कि मैं आते ही खत्म कर दूंगा, अभी तक वो खत्म नहीं हो पाई। ये 4 दिन की जंग कैसी, यानी बड़े बड़े जादू है कि 4 दिन हुई और बीच में आए उन्होंने बंद करा दिया। वहां तो वो नहीं मान रहे, उधर जेलेंस्की नहीं मान रहे, यहाँ दोनों तरफ मान गए लोग। अब ये इसके बारे में भी एनालिसिस होगी बाद में, अच्छा लेकिन नकवी साहब, इवेंचुअली हाँ माफ कीजिएगा नकवी साहब, क्या ये इसका फायदा नहीं है कि दोनों ही मुल्क, दोनों ही हुकूमतें
अमेरिकन एलाइज कहलाती हैं, तो ऐसा ही हो गया जैसे एक किसी बुजुर्ग ने बच्चों को समझा दिया और वो मान गए। क्या एक ही जगह के, क्या क्या उस तरह से कोई चीज, क्या नहीं, क्या लगता है? इसमें कई अब वो उन पेचों में अगर हम जाएंगे तो ये कहानी कहीं हो भाई। पाकिस्तान बहुत करीब है चीन के। हम्म, पाकिस्तान में ये रोल अगर अमेरिका ने प्ले कर दिया तो अमेरिका ने उस हद तक पाकिस्तान को चीन की गिरफ्त से जरा सा उसमें ढील डाली, ये भी कहा जा सकता है। देखिए दोनों तरफ है ये कि इस जंग से दोनों लीडरशिप जो वहां है और लीडरशिप जो जहां है उसको इंटरनल फायदा कितना हुआ। हम्म, इंटरनल फायदा यहां इतना हुआ कि एक वातावरण बना, एक एटमॉस्फेयर बना, एक फजा बनी नेशनलिज्म की। यानी वो पार्टी जो कि 300 पार कह रही थी वो 250 से कम पे अटक गई जब इलेक्शन में, तो उसको और अब ये दूसरी 25वीं 100वीं सालगिरह है 2025 हम्म, आरएसएस की। हम्म, आरएसएस की ये 100th एनिवर्सरी है, तो हम्म, उनको भी एक तोहफा, एक ट्रॉफी कोई ना कोई देना है। ये बड़ी एक, ये भी एक चीज। हम्म, देखिए होगा ये, जो मुझे खतरा लग रहा है इस पूरे दायरे में वो ये है कि मैं आपको ले जाऊंगा जरा सा तारीख में, थोड़ा सा पीछे ले जाऊंगा। वो भाई एक जमाने में सोवियत यूनियन जो था वो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स और नेटो और अमेरिका और वेस्ट के लिए एक दुश्मन था। ये लोग सब, इनका कोहिजन था, वो गिर गया। जब गिर गया तो सब बड़ी परेशानी हुई कि क्या भाई अब नेटो की जरूरत नहीं रहेगी। नहीं, और अभी तो यहाँ जर्मनी यूनाइट हो गया, अब क्या होगा, अब क्या होगा। तो उसके बाद फिर इन लोगों ने एक दूसरा टारगेट चाहिए इनको, दुश्मन एक चाहिए जिसके खिलाफ ये लोग ऑर्गेनाइज करें अपने आप को। ये होता है अक्सर। तो उन्होंने जब ये खत्म होने लगा तो आपको याद हो कि ट्रम्प के पहले इलेक्शन में कई दफा, कोई 4-6 दफे वहां की डीप स्टेट ने पूरे पूरे दोसियर्स तैयार किए और दोसियर्स में ये चैलेंज किया गया कि रशिया जो है वो यहाँ के इलेक्शन में अमेरिका के इलेक्शन में मुखिल है। वो रोल, अब बताइए ये क्या बात है कि इतना बड़ा, इतनी बड़ी डेमोक्रेसी, इतनी पावरफुल डेमोक्रेसी, लेकिन वहां वो रूस जो है वो इन्फ्लुएंस करके डिसीजंस को बदल देता। क्या था किस्सा? किस्सा ये था कि हिलरी क्लिंटन को एक टारगेट करना था रूस को, और नतीजा ये हुआ कि वो नहीं चला मामला और ट्रम्प जीत गए। टोनी ब्लेयर जो कि बहुत ही होशियार, हालांकि वो भी चोरी में पकड़े गए थे अगर आपको याद हो, उन्होंने बिल्कुल झूठा दोसियर एक तैयार किया था। तो अपनी पार्लियामेंट से झूठ बोले थे कि वो क्यों जा रहे हैं जंग में, इराक जंग जब हुई थी 2003 में, तो बिल्कुल झूठ। तो वो फ्रॉड उनका पकड़ा गया, बाकायदा एक कमेटी बनी, उस कमेटी ने उनको इंडाइट किया, बदनाम हुए। फिर भी वो बहुत ही मोतबर शातिर पॉलिटिशियन समझे जाते हैं। उन्होंने तब ये बात कही कि भाई देखो तुम लोग ये जो रूस को वार्म अप कर रहे हो एज द एनिमी टारगेट, ये बहुत बुरा है। रूस को अगर तुम टारगेट बनाओगे तो ये हमारे लिए बहुत नुकसानदेह होगा, क्योंकि उससे यूरोप टूट जाएगा। रूस को दुश्मन मत बनाओ, यूरोप टूट जाएगा। वो सही कह रहा था, टूट गया। तुम टारगेट करो वही जो तुम्हारे पास था, उसामा बिन लादेन, 9/11, मुस्लिम टेरर, इस्लामिक टेरर। अब क्या है कि इसराइल के चेहरे पर और अमेरिका के चेहरे पर और वेस्ट के कई लीडरान के चेहरे पर एक दाग, एक तारकोल लगा हुआ है। वो है जेनोसाइड इन गाजा। एक तो ये कि अपार्थाइड स्टेट
जिसको कि हम नहीं कह रहे, ये प्रेसिडेंट जिमी कार्टर ने अपनी किताब में कहा है कि भाई ये अपार्थाइड स्टेट है और ये उसने जेनोसाइड किया। तो ये जेनोसाइड जो है, इसको कैसे मिटाया जाए? अब होते होते अभी तक खत्म तो वो हो नहीं रहा है, धीरे धीरे एक म्यूटेशन, मीडिया उनके पास है, वो मीडिया जो है धीरे धीरे ये म्यूटेशन करेगा। ये सब अभी ऑलरेडी वो टेररिस्ट कहलाते हैं, ऑलरेडी हिजबुल्लाह टेररिस्ट कहलाते हैं, ऑलरेडी हुथीज टेररिस्ट कहलाते हैं। और यहाँ पे जो वहां हुआ पहलगाम में, वो टेररिज्म था, इसमें कोई शक नहीं। और इन्होंने जो जो जंग शुरू की, तो 9 अदद टेररिस्ट अड्डों पे इन्होंने जाके बमबारी की और टेररिस्ट अड्डे इन्होंने बर्बाद कर दिए, इन हम लोगों ने, हिंदुस्तान ने। अब ये लफ्ज टेररिज्म जो है, ये रेजोनेट करेगा, और ये रेजोनेट करते करते, क्योंकि वेस्ट को इस वक्त वेस्ट की गुड्डी फंसी हुई है, हेजेमॉन की हेजेमनी जा रही है, उसकी हेजेमनी के बगैर इजराइल बच नहीं सकता। अब एक टारगेट उनको चाहिए दुनिया में, और वो टारगेट, ये मेरा खदशा है, और अगर हो जाएगा तो आप मुझसे कह दीजिएगा नकवी साहब आपने सही वार्निंग दी थी। ये लोग तैयारी कर रहे हैं कि एक ग्लोबल टेरर का फिर से निजाम बनाया जाए, क्योंकि उसका इस्तेमाल सिंचियान में चीन के खिलाफ हो सकता है, कॉकेसस में रूस के खिलाफ हो सकता है, अफगान, भाई यहां से आपको याद हो जब ये जंग सीरियन सिविल वॉर चल रही थी, और जब खत्म होने वाली थी कि 2015 में वहां रूस आ गए थे और जरा सा कम होने लगी थी, तो वहां से हवाई जहाज में बिठा बिठा के टेररिस्ट बुला भेजे गए, खुरासान भेजे गए, नॉर्दर्न अफगानिस्तान। तो और आयतुल्लाह खामेनी का खुतबा था जुमे की नमाज के बाद, यहाँ ये इसमें एक कॉन्फ्रेंस में रशियन डेप्यूटी फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि भाई आप लोग क्या कर रहे हैं, क्योंकि हम तो पूरी एयर स्पेस आपके हाथ में है, उन दिनों में अफगानिस्तान की एयर स्पेस थी, तो ये आप लोग क्या करें? तो गोया इनके एसेट्स हर जगह तैयार हैं, उनमें से एक एसेट को इन्होंने एक्टिवेट किया है, और वो एक्टिवेशन जो हुआ है वो है जो कल के, जिनके ऊपर आप ही ने बताया कि 100 करोड़ का ये था कि इनको पकड़ा जाए, वो इस वक्त लीडर हैं, और उनको बिठा दिया गया है महल में दमिश्क के अंदर। लेकिन ऐसे बिठाया गया है कि उन्हीं को इजराइल जाके घुड़की देता है कि देखिए आप रूस के साथ गलती करेंगे तो आप से हमसे बुरा कोई ना होगा। तो गोया एक जमूरा बिठा लिया है। अब चूंकि पहली दफा हमारे ट्रंप साहब, अमेरिका का प्रेसिडेंट, उस इलाके में जा रहा है, हमेशा ये बिल्कुल गोया आईन है कि वहां जाएगा तो सबसे पहले वो जेरूसलम में उतरेगा। अब की जेरूसलम उनके आइटिनरी में है ही नहीं, तो किसी न किसी तरीके से घुमा फिरा के महमूद अब्बास को डाल दिया। महमूद अब्बास, जिनके कि खुद उन्हीं के पार्टी के लोग, मैं उनसे बात कर चुका हूं, उन्हें यकीन नहीं है कि भाई ये क्या है, एक रोड़ा है उनके सामने अटका हुआ। यानी अगर आप इस वक्त जाके बात करें तो महमूद अब्बास की कोई वक़्त नहीं है खुद पैलेस्टीनियन अथॉरिटी के अंदर, तो हमास को तो दूर रखिए। अच्छा, उनको बुला लिया। अभी जब वहां उतरेंगे ये सलमान से, मोहम्मद बिन सलमान से बात करेंगे, वहां शरा साहब भी होंगे जो कि पहले जोलानी थे, फिर अब शरा हो अच्छा अच्छा, जाएंगे। नकवी साहब माफ कीजिएगा, हमारे पास वक्त बहुत ही कम रह गया है। बहुत ही मुख्तसर मैं जानना चाहता हूं, आज जब हमारी आपकी बात हो रही है, मस्कत में चौथा दौर है ईरान और अमेरिका के बीच इनडायरेक्ट बातचीत का। बातचीत से एक ही दिन पहले विटकॉफ ने एक बार फिर कह दिया कि ईरान को अपना तमाम एनरिचमेंट का जो है वो सेटअप सब खत्म करना पड़ेगा, लेकिन बात करने भी पहुंच गए।
ईरान साफ कह रहा है कि हमारे यहाँ एनरिचमेंट रेड लाइन है, हमने बहुत कुर्बानियां दी हैं, इसको हम पीछे छोड़ने वाले नहीं है। ये दोनों जब मिलते हैं, मिलने से पहले ये बातें हो जाती हैं, उसके बाद भी क्यों मिलते हैं, क्या हो रहा है? ये डिप्लोमेसी की अक्सर ये चाल होती है कि अपनी अपनी पब्लिक कंस्टिट्यूएंसीज के लिए कुछ कहो और अंदर जो काम की बात है वो करते रहो। अगर काम की बात ना हो रही होती तो ये ना मिलते। काम की कोई ना कोई बात हो रही है जो वरना ये मिलते क्यों नहीं भाई? और कैसे बात हो रही है? डायरेक्टली नहीं हो रही। इनको उलझन ये है कि कैमरा सामने नहीं है। ये उस तरीके से जैसे इन्होंने ओवल ऑफिस में ज़ेलेंस्की को बुला के और उसकी बेइज्जती की, ये इस तरह से चाहते हैं कि किसी कोई एक मीडिया अपॉर्चुनिटी मिल जाए जिसमें ईरानियों के साथ भी ये कर लें। ईरान जरा 5,000 साल पुराना मुल्क है, वो इन सब चालों से जरा सा घबराता है। उसने कहा कि भाई देखो, हम तुम्हें मौका ही नहीं देंगे कि तुम हमसे कोई बदतमीजी की बात करो। हम ये कह रहे हैं तो उस कमरे में तुम बात करो हमारे जो ओमान के लोग हैं, और उसके बाद वो हमें आके बता देंगे। तो हमको इस तरह से गुफ्तगू हो रही है, और इस तरह के गुफ्तगू पे वो राजी हैं। वो राजी एक तरफ तो राजी, एक तरफ वो जो हेजमन पूरी दुनिया में हैं, वो वहां ईरान में आकर के उनसे उनकी शर्तों पर बात करने के लिए तैयार हैं। बात कहीं ना कहीं आगे जरूर बढ़ रही है, इसलिए बात हो रही है। और आपने एक बात ये कही कि भारत ने इस भारत पाकिस्तान जो ये टकराव हुआ ऑपरेशन सिंदूर, उसके आखिर में कश्मीर वाले मामले को एक बार फिर इंटरनेशनल बनाने का रास्ता खोल दिया है। क्या ट्रंप ने जिस तरह से इसका मीडिएशन किया, क्या हमसे कहीं ऐसी गलती हुई या हमारी अप्रोच में कोई गलती हुई, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन ये कि कश्मीर वाले मामले पर अब पाकिस्तान को ये हो गया कि एक तीसरा मुल्क है यार, और इसके बाद में फॉलोअप बातचीत भी जो होगी वो कहीं तीसरी जगह। मैं अपने दर्शकों से कहूंगा कि आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा। सईद नकवी साहब ने जिस तरह से तज्जिया रखा, उसमें आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में जरूर लिखें। और मुझे उम्मीद है कि जिस तरह से हमारे प्रोग्राम्स आप मुसलसल देख रहे हैं, इन वीडियोस को आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।